आज हम बिहार के नक्शे पर कुछ ऐसी जगहों की गहराई में उतरेंगे जो असल में आप कह सकते हैं कि राज्य की लाइफलाइन है। हम बात कर रहे हैं वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों की। पर देखिए, इसे सिर्फ एक तालाब या झील समझ के आगे बढ़ जाना एक बहुत बड़ी भूल होगी। जरा सोचिए कि आसमान में भी एक हाईवे है, एक बहुत बड़ा हवाई रास्ता जिस पर हर साल लाखों पक्षी हजारों मील का सफर तय करते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। बिल्कुल, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। और बिहार इस इंटरनेशनल हाईवे पर एक बहुत जरूरी स्टॉप है, कह सकते हैं एक तरह का रेस्ट एरिया। आज हम बिहार के उन्हीं मोटेल्स और रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे जिन्हें हम रामसर स्थल कहते हैं। आपने बहुत सही तरीके से इसकी भूमिका बांधी है। ये वेटलैंड सिर्फ पानी के जमावड़े नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के इकोसिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। और इसी महत्व को समझते हुए दुनिया के कई देश एक साथ आए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए, जिसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा। इसका लक्ष्य बहुत सीधा साधा था, दुनिया भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को पहचानना और उन्हें बचाना। तो ये कन्वेंशन या ये जो समझौता है, ये हुआ कहाँ था और इसका नाम रामसर ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? हाँ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 2 फरवरी 1971 की। 1971? जी। दुनिया के पर्यावरणविद और नेता ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे बसे एक खूबसूरत शहर रामसर में इकट्ठा हुए। अच्छा। वहीं पर इस ऐतिहासिक समझौते पे हस्ताक्षर हुए और उसी शहर के सम्मान में इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। अच्छा, तो शहर के नाम पर है? बिल्कुल। और यही वजह है कि हर साल 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं, ताकि हम इन जरूरी जगहों को याद रख सकें। और इस वैश्विक पहल में भारत कब शामिल हुआ? हमने इस जरूरत को कब पहचाना? भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। 1982? जी, मतलब कन्वेंशन बनने के लगभग 1 दशक बाद भारत इसका आधिकारिक सदस्य बन गया। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि इस कन्वेंशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, जहां से इन सभी वैश्विक प्रयासों पर नजर रखी जाती है। तो आज यानी जनवरी 2026 तक भारत में इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? आज की तारीख में भारत में कुल 96 रामसर स्थल है। 96? जी, 96। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, जो दिखाता है कि भारत वेटलैंड्स की संरक्षण को लेकर कितना गंभीर है। हाल ही में, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, राजस्थान की सिली झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को इस सूची में जोड़ा गया है। 96? अरे वाह, ये तो काफी बड़ी संख्या है। लेकिन अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो भारत के सबसे पहले रामसर स्थल कौन से थे? वो कौन सी 2 जगह थीं जिन्होंने भारत के लिए ये खाता खोला? ये एक क्लासिक प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। भारत के 2 सबसे पहले रामसर स्थल थे। एक तो ओडिशा की चिल्का झील। चिल्का झील, हाँ, जो अपनी विशालता और डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और दूसरा राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ 1 अक्टूबर 1981 को यह दर्जा दिया गया था। 1981 को? यानी भारत के आधिकारिक रूप से सदस्य बनने से भी पहले? जी हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। ये तो वाकई में दिलचस्प है। अच्छा, और अगर हम इन 96 स्थलों में कुछ और रिकॉर्ड्स की बात करें, जैसे सबसे बड़ा या सबसे छोटा स्थल कौन सा है? बिल्कुल। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन? हाँ, इसका क्षेत्रफल हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल भी है। और सबसे छोटा? वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड्स। आकार में भले ही छोटा हो, पर इसका धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व बहुत ज्यादा है। और कोई ऐसा राज्य है जिसे हम वेटलैंड्स का चैंपियन कह सकते हैं, मतलब जहां सबसे ज्यादा रामसर स्थल हो? हाँ, इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है। वहाँ कुल 20 रामसर स्थल हैं। 20? जी, 20, जो भारत में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि उस राज्य की तटीय और आंतरिक जल संरचनाएं कितनी विविध और समृद्ध हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ। क्या ये सभी स्थल प्राकृतिक हैं? ये कोई मानव निर्मित जलाशय भी इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बना पाया है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ। भारत का पहला कृत्रिम वेटलैंड जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया, वह मध्य प्रदेश का भोज वेटलैंड्स है। अच्छा, भोपाल वाला? जी, जो भोपाल शहर की शान है।
ये इस बात का सबूत है कि रामसर कन्वेंशन सिर्फ प्राकृतिक धरोहरों को नहीं बल्कि उन मानव निर्मित जलाशयों को भी महत्व देता है जो जैव विविधता का केंद्र बन चुके हैं। मतलब हम इंसान भी सकारात्मक पारिस्थितिक प्रभाव डाल सकते हैं। एकदम। चलिए, अब इस राष्ट्रीय परिदृश्य से अपनी गाड़ी बिहार की ओर मोड़ते हैं। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। शुरुआत करते हैं सबसे प्रसिद्ध स्थल से, बेगूसराय की कांवर झील। कांवर झील ये बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल है। 39वां? जी। इसे पक्षी विहार का दर्जा तो 1987 में ही मिल गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली 21 जुलाई 2020 को। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक गोखुर झील है। गोखुर झील या ऑक्सबो लेक, ये शब्द बार बार आता है। क्या आप इसे सरल भाषा में समझा सकती हैं कि ये बनती कैसे है और इसकी क्या खासियत है? जरूर। आप कल्पना कीजिए कि एक नदी मैदानी इलाके में सांप की तरह बलखाती हुई चल रही है। ठीक है। समय के साथ नदी कटाव के कारण अपने घुमावदार रास्ते को छोड़कर एक सीधा छोटा रास्ता अपना लेती है। अब नदी का जो पुराना मुड़ा हुआ हिस्सा पीछे छूट जाता है और जिसके दोनों सिरे बंद हो जाते हैं, वही पानी से भरी संरचना गोखुर यानी गाय के खोर के आकार की झील बन जाती है। अच्छा, तो मतलब नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और वो हिस्सा अलग हो गया। बिल्कुल। और इसकी खासियत ये है कि ये नदी के तेज बहाव से कटी होती है, इसलिए इसका पानी शांत और स्थिर होता है। और यही शांत माहौल ही जलीय पौधों, मछलियों और खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श घर बनाता है। यानी बूढ़ी गंडक नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और बिहार को यह अनमोल तोहफा दे दिया। और यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे खास कौन है? यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है साइबेरियन क्रेन। अच्छा। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीले साइबेरिया से उड़कर ये पक्षी सर्दियों में यहाँ आते हैं। सोचिए, बिना किसी जीपीएस के ये हर साल ठीक इसी जगह पहुंच जाते हैं। कमाल है। ये कांवर झील के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। वाकई कमाल है। अब कांवर झील से आगे बढ़कर हम जमुई चलते हैं, जहां एक नहीं बल्कि 2 रामसर स्थल है, नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि जमुई के दोनों स्थल नागी और नकटी एक ही दिन 11 अक्टूबर 2023 को सूची में शामिल हुए। क्या इसकी कोई खास वजह थी? हाँ, ये एक साथ की गई कोशिश का नतीजा था। नागी और नकटी दोनों ही जमुई में स्थित हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी हैं, और दोनों की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांवर झील के विपरीत ये दोनों प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित वेटलैंड्स हैं। मानव निर्मित? जी, ये नागी और नकटी डैम के जलाशय हैं। तो ये भोज वेटलैंड्स वाली बात हो गई, यानी इन डैमों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल। इन जलाशयों में तोता, मैना, गौरैया जैसे स्थानीय पक्षियों की बड़ी आबादी तो है ही, साथ ही ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। इन दोनों को 1984 में ही पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। 1984 में? जी। लेकिन असली अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब 2004 में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने इन्हें इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया। और ये पॉइंट जरूर याद रखने वाला है। मुझे याद है कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा में इससे जुड़ा एक प्रश्न पूछा भी गया था। बिल्कुल। परीक्षा सेट का अगर भी सोचें तो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बिहार के इन छोटे छोटे डैमों पर नजर रखती हैं। तो नागी और नकटी की कहानी लगभग एक जैसी है। जी, दोनों 1984 में पक्षी अभयारण्य बने, दोनों मानव निर्मित हैं, दोनों को 2004 में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से मान्यता मिली, और दोनों एक ही दिन रामसर सूची में शामिल हुए। एकदम सही। ये इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। तो जमुई में ये 2 मानव निर्मित स्थल हैं। अब यहां से निकलकर हम चलते हैं गंगा के किनारे बक्सर, जहां एक बिल्कुल अलग तरह का वेटलैंड है जो सीधे गंगा नदी की देन है, गोकुल जलाशय। गोखुर जलाशय, इसे 13 मई 2025 को रामसर सूची में शामिल किया गया। जैसा कि आपने कहा, यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और ये भी एक गोखुर झील है जिसका निर्माण स्वयं गंगा ने किया है। तो ये दिखाता है कि बिहार की बड़ी नदियां सिर्फ बाढ़ ही नहीं लाती, बल्कि जीवन देने वाली ऐसी अद्भुत संरचनाएं भी बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी तारीख को यानी 13 मई 2025 को एक और झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला, उदयपुर झील। इसका नाम तो उदयपुर राजस्थान की याद दिलाता है, पर यह तो पश्चिम चंपारण में है। इसकी बनने की कहानी क्या है? हाँ, नाम थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन ये उदयपुर झील पूरी तरह से बिहार की है और पश्चिम चंपारण में स्थित है। अच्छा। इसका निर्माण गंडक नदी ने किया है।
ये भी एक प्राकृतिक गोखुर झील है और पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो मतलब एक ही दिन दो अलग-अलग नदियों, गंगा और गंडक द्वारा बनाई गई दो गोखुर झीलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। जी। ये तो बिहार की नदी प्रणाली की ताकत और विविधता को दिखाता है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। बिहार का छठा और सबसे नवीन रामसर स्थल कटिहार की गोगाबिल झील। गोगाबेल झील को नवंबर 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया और ये भारत का 94वां रामसर स्थल बना। 94वां। जी। और इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अनूठी है। ये गंगा और महानंदा नदी के बीच में स्थित एक और महत्वपूर्ण गोखुर झील है। यानी दो बड़ी नदियों के प्रभाव क्षेत्र में है। इसका पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ता होगा? इसका असर बहुत गहरा है। गोगाबेल झील की खासियत ये है कि ये एक द्वीप की तरह है। मॉनसून में जब दोनों नदियों में पानी बढ़ता है तो ये पूरी तरह पानी से भर जाती है और एक विशाल झील बन जाती है। अच्छा। और सर्दियों में जब पानी घटता है तो ये दलदली जमीन और उथला पानी पक्षियों के लिए एक शानदार दावतगाह बन जाता है। यहाँ मछलियों की भी भरमार होती है, जो स्थानीय समुदाय की आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। और जहां तक मुझे याद है, इस झील का जिक्र भी एक परीक्षा में आया था। आपने सही याद दिलाया। बीपीएससी की एएसओ परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। ये दिखाता है कि बिहार की इन आर्द्र भूमियों की जानकारी अकेडमिक और प्रतियोगी दोनों ही दृष्टियों से कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये थी बिहार के सभी 6 रामसर स्थलों की कहानी। कांवर झील, जो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। नागी और नकटी, जो मानव निर्मित इंजीनियरिंग के कमाल हैं। गोकुल और उदयपुर, जो गंगा और गंडक की देन है। और गोगाबिल, जो दो नदियों के बीच जीवन का उत्सव मनाती है। ये सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि बिहार की धड़कन है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन वेटलैंड्स को बचाने का मतलब सिर्फ कुछ पक्षियों को बचाना नहीं है। ये वेटलैंड्स एक स्पंज की तरह काम करते हैं, जो बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सोखकर आसपास के इलाकों को बचाते हैं। सही। ये जमीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करते हैं, जिससे हमें पीने का साफ पानी मिलता है। ये पानी को फिल्टर करके उसे साफ करते हैं और ये लाखों लोगों को मछली, मखाना और पर्यटन के जरिए रोजगार भी देते हैं। एक तरह से ये हमारे शहरों और गांवों के लिए किडनी का काम करते हैं। जैसे किडनी हमारे खून को साफ करती है, वैसे ही ये वेटलैंड्स हमारे पानी को साफ करते हैं और इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहे हैं। बिहार की इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण सिर्फ पक्षियों और पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका और बाढ़ जैसी आपदाओं से सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर विचार कीजिएगा।